हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। मैं जेपी सुतार आज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेके आया हूँ एक डिजिटल क्लास। तो स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 3.1 निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम पढ़ेंगे निर्देशांकों से संबंधित प्रश्नावली 3.1 के सभी सवालों को। तो चलिए देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने आगे के प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला को। तो 3.1 प्रश्नावली में सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है कि किसी अन्य व्यक्ति को आप अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कहने का मतलब इसमें ऐसा पूछा जा रहा है कि आपके पढ़ने के लिए जो टेबल होती है, मेज होती है, उस मेज पर आपको प्रकाश की व्यवस्था के लिए जो लैंप रखना होता है वो टेबल पर किस जगह रखा हुआ है, ये बताने के लिए आप किसी अन्य व्यक्ति को ये बात बताने के लिए कि वो टेबल पर किस दिशा में रखी हुई है, आप किस विधि का उपयोग या प्रयोग करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को करने के लिए हम अपने उत्तर को देखें। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टेबल पर स्थिति बताने के लिए हमें टेबल के दो आसन शीर्षों पर दो संख्या रेखाएं खींचनी होगी और उन संख्या रेखाओं से जो अक्षांश बनेंगे उन अक्षांशों के द्वारा हम बता देंगे। जैसे ये टेबल पर दो अक्षांश खींचेंगे, एक ये अपनी टेबल है चौकोर, उस पर इस प्रकार से दो संख्या रेखाएं बनाएंगे और इन संख्या रेखाओं को इस को हम अक्ष अक्ष वाई अक्ष मान लेंगे, इसको अक्ष अक्ष मान लेंगे और उन अक्षांशों से दूरी को आधार बनाते हुए हम उस टेबल पर रखे किसी लैंप की स्थिति को, जैसे यहाँ होगी तो हम अक्षांशों को ही बता देंगे इस प्रकार से, यहाँ होगी तो अन्य अक्षांशों की हम बता देंगे, यहाँ होगी तो अक्षांशों से ये इस अक्षांश से कितनी दूर है, इस अक्षांश से कितनी दूर है, वो बात हम यहाँ बता के इस प्रकार से हम उसको समझाएंगे। तो चलिए उत्तर इसका हम इस प्रकार से लिख सकेंगे कि अध्ययन मेज पर दो आसन लंब किनारों पर हम संख्या रेखा बनाएंगे तथा इन दोनों संख्या रेखाओं से संगत दूरी लिखकर मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति बताएंगे। चलिए इसको और थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं कि ये हमने क्या लिखा है और किस प्रकार से इसका जो उपयोग है वो हम करेंगे या इस स्थिति को हम कैसे समझेंगे। तो चलिए देखिए, मान लीजिए हमारी यहाँ कोई इस प्रकार की टेबल रखी हुई है। अध्ययन मेज के हमें दो आसन शीर्ष किनारों पर हमें संख्या रेखा बनानी है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी संख्या रेखा बनी हुई है, इस तरफ एक संख्या रेखा बनी हुई है और इस तरफ भी एक संख्या रेखा आपको बनी हुई नजर आ रही होगी। इन संख्या रेखाओं से संगत दूरी लेकर हम मेज पर टेबल की स्थिति बताएंगे। तो यहाँ एक मेज आपको दिख रही है, इस मेज में दो संख्या रेखाएं आसन शीर्षों पर बनी हुई है। मान लीजिए कि इस पर कोई अपनी लैंप है वो इस प्रकार रखी हुई है जो प्रकाश की व्यवस्था कर रही है। इस लैंप की स्थिति बताने के लिए हमें यहाँ के अक्षांश और यहाँ x अक्षांश और y अक्षांश से इसकी दूरी बतानी होगी। y अक्षांश से दूरी भुज कहलाती है, x अक्षांश से दूरी कोटि कहलाती है। और ये भुज और कोटि को हम भुज को देख सकते हैं y अक्ष के सीध में और कोटि को देख सकते हैं x अक्ष के। भुज को हम देखते हैं x अक्ष पर निर्देशित किए हुए अंक भुज होते हैं और y अक्ष पर निर्देशित किए हुए अंक कोटि होती है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि जो ये लैंप हम की स्थिति है वो x अक्ष से 3 तथा y अक्ष से 5 के सीध में हमें नजर आ रही है। चलिए ये लैंप यहाँ न होकर अगर टेबल पर अन्य स्थान पर होती है, जैसे यहाँ अगर आपको नजर आ रही है, यहाँ स्थिति होने के बाद कारण हम इसकी स्थिति जो है वो इस प्रकार से बताएंगे कि x अक्ष में तो 9 यानी इसका भुज 9 तथा y अक्ष से 7 के सीध में ये टेबल लैंप रखी हुई है। इसका मतलब ये इस इतनी दूर
या इस स्थान पर रखी हुई है, ये स्थिति निर्धारित हो रही है। क्योंकि ये लैंप जो है वो अन्य स्थान पर भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए यहाँ हो गई, तो इसका हम अक्षांश इस प्रकार से बताएंगे कि x अक्ष का 5 तथा y अक्ष का 2, 5,2 इसकी स्थिति हो जाएगी। एक बार और हम समझ लेते हैं कि टेबल पर लैंप की एक स्थिति अगर यहाँ अगर लैंप रखी हुई हो तो भी इसकी स्थिति हम बताएंगे 11,3। 11 यहाँ से x अक्ष में 11 यानी इसका भुज 11 यानी y अक्ष से दूरी 11 और कोटि 3 मतलब x अक्ष से दूरी कोटि होती है जो कि y अक्ष पर निर्देशित की हुई मिलती है। यहाँ पे y अक्ष पर निर्देशित की हुई दूरी हमें यहाँ दिखाई दे रही है कि यहाँ से ये 1 2 3 के सीध में ये टेबल लैंप रखी हुई है और यहाँ से ये x अक्ष से 11 के सीध में रखी हुई है। इस प्रकार से इस उत्तर का विवरण हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। और अपना ये जो पहला पैनल था, पहले पैनल को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। पहले पैनल पर जो आई हुई बातें वो आपको समझ में आ गई होगी। कृपया इसको नोट्स कॉपी के तौर पर, अपनी नोट्स कॉपी में नोट्स के तौर पर इनको लिख कर रखें ताकि ये भविष्य में रिवाइजन के तौर पर आपको काम आएगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैनल पर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बढ़ने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम इस प्रकार के तथ्यों को अपनी पैनल पर लेके आएंगे जिसे हमें ये बातें पूरी समझ में आ जाएगी। सड़क योजना से संबंधित बात बताई हुई है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। कोई नगर है, इस प्रकार से बसा हुआ नगर है, उस नगर में 2 सड़कें जा रही है। हो सकता है वो नगर चौकोर न होकर गोल या किसी अन्य आकृति का हो सकता है। और इसमें 2 मुख्य सड़कें जो है वो एक सड़क तो उत्तर दक्षिण दिशा से जा रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ से उत्तर से यहाँ दक्षिण की ओर सड़क जा रही है, और एक पूर्व पश्चिम दिशा की ओर सड़क जा रही है, जैसे एक इस प्रकार से सड़क जाती हुई आपको मिलेगी। नगर की अन्य सभी सड़कें मुख्य सड़कों के समानांतर है, जैसे अन्य छोटी छोटी सड़कें हैं ये इस मुख्य अक्षों के मुख्य सड़कों के समानांतर आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से 5-5 सड़कें हैं। अन्य दिशा में प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, जैसे उत्तर से दक्षिण में भी 5 सड़कें हमने बनाई है, 1 2 3 4 और 5, और पूर्व पश्चिम में भी 5 अन्य सड़कें हमने बनाई है। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का मॉडल बनाइए। यहाँ तक हमें इस प्रश्न को समझ लेने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी नोट कॉपी में किस प्रकार से इसको बनाना है। सबसे पहले कहा गया है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। कोई नगर बसा हुआ है जिसमें इस प्रकार की 2 मुख्य सड़कें हमें बनानी है। स्केल की सहायता से 2 मुख्य सड़कें बनानी है, जिसको थोड़ा गहरा हमें रखना है और तीर का चिन्ह लगाना है ताकि ये सड़कें आगे बढ़ रही होती है। इसका मतलब है ये रेखाएं बनानी है, न कि रेखा खंड या किरण नहीं बनानी है, रेखाएं बनानी है 2 जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई होनी चाहिए। ये मुख्य केंद्र पर मिल रही है, इसका मतलब ये जो सेंटर है ये दोनों को प्रतिच्छेदित बिंदु पर उस नगर का केंद्र है। उत्तर दक्षिण और पूर्व या पश्चिम दिशा में है, इसका मतलब हमें इन सड़कों पे दिशाएं लगानी होगी, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अब आगे क्या बताया गया है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। जैसे मान लीजिए यहां हमें दिख रहा है कि उत्तर दक्षिण से भी 5 सड़कें इस प्रकार से है, जिनका हम नाम दे देते हैं 1 नंबर सड़क, 2 नंबर सड़क, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। और पूर्व पश्चिम में भी 5 सड़कें हैं जिनका भी 1 2 3 4 और 5 नंबर हम दे देते हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हमने बना ली। 1 सेंटीमीटर के बराबर 200 मीटर लेना है, यानी कहने का मतलब इन सड़कों के बीच 1 सेंटीमीटर का माप है हमारे तो, लेकिन नगर में वास्तव में ये 200 मीटर के बराबर हमें आप इस मॉडल में देखने को मिलेगी। नगर में ये कितनी दूरी पर हमें देखने को मिलेगी, 200 मीटर दूरी पर। ये 200 मीटर दूरी पर है प्रत्येक सड़कें।
इतना मॉडल बना लेने के बाद नगर का मॉडल हमने बना लिया, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित हमने कर लिया, निरूपित कीजिए इसमें बोला गया था, हमने निरूपित कर लिया। अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट या चौराहे हो सकते हैं। यहाँ पे हमें अनेक चौराहे मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये भी एक चौराहा बन रहा है, ये भी एक चौराहा बन रहा है, ये भी चौराहा बन रहा है, यहाँ इस प्रकार से मुख्य सड़क पर भी ये चौराहा बन रहा है, ये दोनों मुख्य सड़कों का एक चौराहा बन रहा है। इस नगर में बहुत सारे चौराहे इस प्रकार से बन रहे हैं और एक दूसरे पर काटती हुई क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी हुई, यानी किसी भी आप चौराहे को ले लो, क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा, इस चौराहे को ले लो आप, इस चौराहे को बनाने में भी दो विशेष सड़कें आई, एक पूर्व पश्चिम वाली काम में आई है, एक उत्तर दक्षिण वाली काम है। यहाँ पे 2 नंबर उत्तर दक्षिण वाली और 4 नंबर पूर्व पश्चिम वाली सड़क से ये चौराहा बना है, ये चौराहा। अब अगर आप इस चौराहे की बात करो तो भी दो विशेष सड़कें, जैसे उत्तर दक्षिण वाली 1 नंबर सड़क और पूर्व पश्चिम वाली 3 नंबर सड़क यहाँ पे हमें काम में लेनी पड़ रही है। इस चौराहे में कौन कौन सी, उत्तर दक्षिण वाली 2 नंबर और पूर्व पश्चिम वाली 1 नंबर सड़क, मतलब एक विशेष, यहाँ प्रश्न पे हम चलते हैं, जिसमें एक उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। तो हमने देख लिया कि प्रत्येक चौराहे यानी क्रॉस स्ट्रीट पे 2 सड़कें मिल रही है, जो एक उत्तर दक्षिण में और एक पूर्व पश्चिम दिशा में जा रही है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती हो। जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर सड़क हमारी यहाँ उत्तर दक्षिण दिशा में कौन सी है, ये सड़क, एक ये ऐसा बोला गया प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती हो। जैसे अपनी ये एक कोई सड़क है जो 2 नंबर है उत्तर दक्षिण दिशा वाली, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में, जैसे मान लीजिए ये 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में अगर जा रही है, ये 5 नंबर सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जा रही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, दिशा में जाती है और ये क्रॉस स्ट्रीट पर मिलती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक क्रॉस स्ट्रीट पे मिल रही है, ये चौराहा बना रही है ना, यहाँ पे मिल रही है, तो इसका हम नाम क्या दे रहे हैं, प्रश्न में क्या नाम देना पड़ेगा इसका, 2,5, छोटे कोष्ठक में 2,5। इसका मतलब हमें जो चौराहे है उनका नाम इस प्रकार से देना है कि पहले तो उत्तर दक्षिण वाली सड़क का नंबर और फिर पूर्व पश्चिम वाली सड़क का नंबर देके उस चौराहे का निर्देशांक या नाम हमें बताना पड़ेगा। आगे इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जो प्रश्न पूछेंगे उसमें सबसे पहले हमें उत्तर दक्षिण वाली सड़क का नंबर मिलेगा, कोमा के बाद पूर्व पश्चिम वाली सड़क का हमें नंबर मिलेगा। इस प्रकार से वो क्रॉस स्ट्रीट का नाम बन जाएगा। तो चलिए इससे संबंधित आगे जो हमें प्रश्न पूछ रहे हैं उन प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। इस पैनल में इतना हमने पढ़ा है, इसको आपने समझ लिया होगा। और नगर का मॉडल आप स्केल की सहायता से 2 गहरी लाइनें खींचें, फिर 5-5 लाइनें इसके समानांतर खींचें और इस प्रश्न को, इन मार्गों को नाम देते हुए प्रश्न को समझने का प्रयास आप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने जो इतना काम किया उसमें आगे इन प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए इससे संबंधित पूरक प्रश्न पूछेंगे। अब अगले पैनल में हम वो प्रश्न लेके आ रहे हैं जो इस प्रश्न से संबंधित कुछ तथ्य पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, यानी कितने चौराहे ऐसे हैं जिनको 4 और 3 माना जा सकता है। मतलब उत्तर दक्षिण वाली 4 और पूर्व पश्चिम वाली 3 नंबर सड़क कितने चौराहे बना रही है। तो यहां देख लो, ये उत्तर दक्षिण वाली 4 नंबर सड़क और पूर्व पश्चिम वाली 3 नंबर सड़क जो है वो कितनी जगह क्रॉस कर रही है, मतलब कितने क्रॉस स्ट्रीट, मतलब कितने चौराहे बना रही है। यहाँ पे हमें एक ही चौराहा नजर आ रहा है, ये एक ही जगह मिल रही है। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे कि एक, मतलब यहां इसका उत्तर हो जाएगा कि एक क्रॉस स्ट्रीट को ही 4,3 माना जाएगा, क्योंकि उत्तर दक्षिण वाल की चौथी और पूर्व पश्चिम की तीसरी स्ट्रीट, मतलब रास्ता या जो पथ है वो एक चौराहा 3,4 जो केवल एक जगह पर मिल रही है। यानी यहाँ पे जो चौराहा बन रहा है वो केवल एक जगह पर ही हमें दिख रहा है। तो 4,3 वाला क्रॉस स्ट्रीट एक जगह पर ही बनेगा, केवल और केवल एक जगह पर ही बनेगा। यहाँ पे हमने ये क्रॉस स्ट्रीट को यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्रॉस स्ट्रीट बनेगा, केवल एक जगह ही बनेगा। तो इसका उत्तर जो है अपना वो इस रूप में लिखना है। समझाने के लिए हमने इस पैनल पर काफी कुछ
डिजिटल माध्यम से देखा है कि ये 4 नंबर रास्ता उत्तर दक्षिण वाला और 3 नंबर रास्ता पूर्व पश्चिम वाला केवल एक जगह पर ही मिल रहा है, हमें गहरी डॉटेड लाइनों से देखने को मिल रहा है, और एरो के चिन्ह से यहाँ हमने देख लिया कि केवल एक जगह पर ही मिल रहा है। इससे अगला प्रश्न हमें पूछा जा रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट, ये यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, यहाँ एक छपा हुआ है, ये गलत है, 2 नंबर प्रश्न है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। 3,4 मतलब उत्तर दक्षिण वाली 3 नंबर सड़क और पूर्व पश्चिम वाली 4 नंबर सड़क कितने क्रॉस बना रही है, यानी ये 3 नंबर वाली सड़क जो आपको यहाँ से नजर आ रही है, पूर्व पश्चिम वाली जो सड़क है ये, और उत्तर दक्षिण से 4 नंबर वाली सड़क कितनी जगह क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहे बना रही है। तो यहाँ देख लो, यहाँ केवल और केवल एक जगह पर ही ये हमें चौराहा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इसका उत्तर भी यही हो जाएगा कि केवल एक ही जगह पर मिल रही है। इसका मतलब एक क्रॉस स्ट्रीट को ही 3,4 माना जाएगा, क्योंकि उत्तर दक्षिण की तीसरी और पूर्व पश्चिम की चौथी स्ट्रीट का क्रॉस, चौथे रास्ते का क्रॉस या चौराहा 3,4 है, जो केवल एक ही जगह पर है, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देख लीजिए, ये हम जो क्रॉस स्ट्रीट का जो चौराहा है वो यहाँ पे मिल रहा है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली को 3.1 में 2 ही क्वेश्चन आए थे, दोनों क्वेश्चनों को हमने पढ़ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.1 पढ़ने के बाद 3.2। तो प्रश्नावली 1 को आपने पूरा देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2। तो चलिए अगले पैनल पे पेज नंबर 4 हम लेके आ गए हैं। 4 नंबर पेज पर हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के बारे में, जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। इस प्रकार से हमें 3 बिंदुवत प्रश्न पूछे गए हैं पहले प्रश्न में, जिनका हमें प्रत्येक का हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। हमने जो इस प्रश्नावली की जो प्रारंभिक जानकारी के लिए डिजिटल क्लास ली थी, उसमें ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं, और हमारी एक जो साधारण बोर्ड पे क्लास हुई है उसमें भी ये प्रश्नावली हम पढ़ चुके हैं। फिर भी हम इसको डिजिटल माध्यम से एक आधुनिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कार्तीय तल में अगर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हम अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचने की जिन रेखाओं की हमें आवश्यकता होती है, उन रेखाओं का नाम जो है वो क्षैतिज रेखा का अक्ष अक्ष होता है, जिसे अक्ष अक्ष डैश भी कहा जा सकता है, और ऊर्ध्वाधर रेखा का वाई अक्ष होता है, जिसे वाई वाई डैश भी कहा जा सकता है। ऐसा हमने पढ़ा है और आपको बड़ी आसानी से याद भी होगा, क्योंकि आपने वो क्लास देख ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है जो कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली 3 की प्रारंभिक जानकारी दे रही है, वो भी इसी प्रकार के पीपीटी मोड से बनी हुई क्लास है, तो वो क्लास आप जरूर देखिए। उसकी लिंक जो है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से देखिए। प्रश्नावली वो कक्षा पढ़ लेने के बाद ये प्रश्नावली आपको बड़े ही आसान और सरल तरीके से समझ में आ जाएगी। ऐसा उसमें बड़े ही अच्छे और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो कार्तीय तल में जो बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम है वो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया। क्षैतिज रेखा का नाम अक्ष अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का वाई अक्ष। ऐसा हमने वहां पे अध्ययन किया है कि जो अक्षांशों का निर्धारण है वो लंबवत रेखाओं के द्वारा किया जाता है, और वो बात हमने ऐसा पढ़ा था कि उसको सबसे पहले बताने वाले जो गणितज्ञ थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ, उनका नाम रेने देकार्ते जी था। उन्होंने इस प्रकार की जो विद्या है, यानी जो निर्देशांक ज्यामिति गणित की शाखा है, उनका उन्होंने उद्भव किया था। तो आप उस क्लास में देख के बताइए कि रेने देकार्ते जी का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में वो जरूर लिखिए। अगर आप इस क्लास को अगर सच्चे तरीके से देख रहे हैं, आप कुछ सीखने के लिए, उस क्लास में बताया गया है, वो उस क्लास में देखेंगे तो पता चल जाएगा कि रेने देकार्ते जी का जो जीवन काल है वो सन कौन से शुरू होकर कौन से सन तक था।
उस क्लास में देख के आप जरूर कमेंट के तौर पर बताने का कष्ट कीजिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ बताया गया है कि इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। वो ये बातें भी हमने वहां पे की है कि प्रत्येक भाग जो बनता है उसका नाम क्या होता है, कैसे होता है, उसको बड़े ही सहज तरीके से वहां पे समझाने का प्रयास किया गया है। तो वो क्लास आप अवश्य देख के इस क्लास को दोबारा से देखें। तो वहां यहां देखिए कि इन दोनों रेखाओं से बने तल के जो नाम है, संख्या रेखाओं के आपसे प्रतिच्छेदन से तल के 4 हिस्से हो जाते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। हूबहू वहीं से कॉपी किया गया है, वहां पे हमने ऐसा का ऐसा पढ़ा है। अगले पैनल पर इसको उस क्लास की कॉपी एक पेज की कॉपी लेके हम उसी का कॉपी पेस्ट रूप यहाँ पे समझा देंगे इस प्रश्न का कि इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम किस प्रकार से रखा गया है। संख्या रेखाओं के आपसी प्रतिच्छेदन से तल के 4 हिस्से हो जाते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित हो रही है। ये बात भी वहां पे सब बातें, ऐसी कोई बात नहीं है जो उस क्लास में हमने नहीं किया है। डिजिटल क्लास जो अपनी प्रारंभिक जानकारी की है कक्षा प्रश्नावली 3 की, उसमें ये सब बातें हमने पढ़ी है। तो उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है उसे मूल बिंदु नाम दिया जाता है। मूल बिंदु का नाम ओ लिखा जाता है क्योंकि इसका इंग्लिश का जो मीनिंग है वो ओरिजिन मीनिंग बनता है, ORIGIN। तो उसका नाम ओरिजिन मीनिंग से ओ अक्षर लेके ओ नाम दिया जाता है और उसको मूल बिंदु कहा जाता है। चलिए अब जो ये प्रश्न है कि प्रत्येक भाग का नाम बताइए, यानी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होकर जो चतुर्थांश बनाती है वो किस प्रकार से बनाती है, वो हम इस पैनल में बात करने वाले। संख्या रेखा के आपसी प्रतिच्छेदन से तल के 4 हिस्से हो जाते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। देखिए अपने जो अभी आपको ये बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड पे अभी एक ही तल नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम कोई 2 प्रतिच्छेदित संख्या रेखाएं खींच देंगे तो इसके 4 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा इस प्रकार का हो गया, दूसरा इस क्षेत्र में हो गया, तीसरा इस क्षेत्र में और चौथा इस क्षेत्र में हो गया। यानी 4 आपको वृत्ताकार आकृतियां दिख रही है, वो अलग अलग क्षेत्रों में नजर आ रही है। इस प्रकार से 4 हिस्से हो जाते हैं। ये जो प्रतिच्छेदित रेखाएं खींची है उनका जो हमारा नाम है वो एक्स अक्ष डैश और वाई वाई डैश है, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष है जैसा हमने पढ़ा है। और उसके जो मूल बिंदु को हम ओ नाम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसका ओ नाम है। इससे जो 4 हिस्से बने उसे ये हिस्सा तो प्रथम चतुर्थांश कहेंगे और इस हिस्से को द्वितीय चतुर्थांश, इस हिस्से को तृतीय चतुर्थांश और इस हिस्से को चतुर्थ चतुर्थांश। ये उस डिजिटल क्लास का एक पेज उठा के यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। वो आप इस प्रकार की अच्छी और बेहतर तरीके से समझाई हुई क्लास पूरी लेंगे तो आपको अवश्य ही बड़ा आनंद आएगा और सीखने में बड़ा सहज और सरल तरीके से समझाया गया, तो आपको बहुत अच्छा वहाँ पे लगने वाला है। तो वो क्लास आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन से लिंक को क्लिक करके उस क्लास को जरूर देखिए। अगर आपने देख लिया तो आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि ये जो चतुर्थांश हमने पढ़े, वो पहला चतुर्थांश तो ओ अक्ष और ओ वाई से निर्मित था। दूसरा चतुर्थांश ओ वाई और ओ अक्ष डैश से, ओ वाई तो ये किरण और ओ अक्ष डैश से ये दूसरा चतुर्थांश बना। और तीसरा चतुर्थांश ओ अक्ष डैश और ओ वाई डैश से, जैसे ओ अक्ष डैश और ओ वाई डैश से, मतलब ये तो ओ अक्ष डैश वाली लाइन और ये ओ वाई डैश वाली लाइन से कौन सा चतुर्थांश बन गया, ये तीसरा चतुर्थांश। चौथा चतुर्थांश है वो ओ वाई डैश है, जैसे ओ वाई डैश ये लाइन है और ओ अक्ष ये लाइन है। इस लाइन से जो ये चतुर्थांश बना है ये चौथा चतुर्थांश है। ये इससे पहला बना था, ये दूसरा बना था, ये तीसरा बना था, ये चौथा बना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमें पूछ रहा है कि आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें एक किताब में एक आपको आकृति दी हुई मिलेगी, उस आकृति में से हमें इन प्रश्नों का उत्तर छांटना है। ये इस प्रकार की आकृति आपको पुस्तक में देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है वो है
कि b के निर्देशांक, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि b कहाँ पे है, इसका निर्देशांक x अक्ष से किसके सीध में और y अक्ष से किसके सीध में, वही उसका निर्देशांक होता है। यानी भुज और कोटि, भुज क्या होती है, y अक्ष से दूरी भुज होती है, जो कि कहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे लिखी गई है। y अक्ष से दूरी तो x अक्ष पे लिखी गई है, तो यहाँ पे -5, और x अक्ष से दूरी ये इस अक्ष पे लिखी गई है, ये -3। तो इसका जो उत्तर है, सॉरी यहाँ h है, ये b बिंदु की बात कर रहा था, b बिंदु यहाँ पे है। तो इस b बिंदु का निर्देशांक अक्ष के सीध में 2, अक्ष से दूर तो है 2, वो कोटि होती है, और y से दूर है -5, वो भुज होती है। तो इसका अक्ष के सीध का अंक तो हो गया -5 और y अक्ष के सीध का हो गया 2। इस प्रकार से इस b का निर्देशांक जो है वो -5,2 हो गया। यहाँ पे h बिंदु था, वो b नजर आ रहा था, तो वो पूरा देख नहीं पाए, तो आपको ये b बिंदु समझना है। अगला c बिंदु के निर्देशांक, यहाँ c बिंदु दिए गए हैं, इसका अक्ष का निर्देशांक हमें 5 नजर आ रहा है, y का निर्देशांक -5 नजर आ रहा है, तो इस c बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -5,5। आगे निर्देशांक -3 और 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 मतलब ये रहा -3, और -3 और 5, -3 देखना है इसका अक्ष का, और y का देखना है -5, y का देखना है -5। यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रश्न में -3 -5 है, तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा जी। यहाँ से x से -3 और यहाँ से y से -5, इस बिंदु का नाम है E। यहाँ इस प्रश्न में कुछ मिस प्रिंट है, इस प्रश्न में यहाँ माइनस का चिन्ह आपको रखना है, -3 और -5, ये -5 है, तो इसको आप इस प्रकार से समझें। आगे देखिए, आगे दिया गया है 2 और -4 वाला, 2 और -4 वाला बिंदु है, वो है G, यानी x अक्ष से 2 पे और y अक्ष से -4 पे, यहाँ पे एक आपको बिंदु नजर आ रहा होगा, इसका नाम है G। D का भुज, यानी y अक्ष से जो दूरी होती है वो भुज कहलाती है। तो D की यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है 6, तो D का भुज कितना हो गया 6। H की कोटि, H बिंदु हमें इसमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है H बिंदु, और कोटि का मतलब होता है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी दिखती कहाँ पे, y अक्ष पे। x अक्ष से कितना दूर है, देखते हैं -1 -2 -3 दूर है ये h, तो h की कोटि हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो -3 दूर। L बिंदु के निर्देशांक, L बिंदु, यहाँ L बिंदु दिख रहा है वो y अक्ष पे निर्मित है, इसका मतलब इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,5, मतलब x अक्ष से 0 के सीध में और y अक्ष में 5 के सीध में। M के निर्देशांक, यहाँ पे M बिंदु है, देखिए इस आकृति में आप देखेंगे, तो यहाँ x अक्ष से -3, y अक्ष से 0 के सीध में। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम आसानी से समझ सकते हैं। इस आकृति में देख देख के हमें इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो बड़े सरल और अच्छे तरीके से हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं अगली कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने प्रश्नावली 3.2 को पूरा देख लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली, सॉरी यहाँ पे आपने 3.2 प्रश्नावली को पूरा देख लिया है, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.3 प्रश्नावली। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3 को। 3.3 प्रश्नावली जो है उसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, 3, -1, -1,0, 1,2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। सबसे पहले हमें बताना है कि ये जो बिंदु दिए गए जैसे -2, 4, 3, -1, 3, -1, -1,0, 1,2, -3, -5, ये किस प्रकार किस स्थिति पर है, यानी किसी कार्तीय तल के कौन से चतुर्थांश या कौन से अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए हम एक ग्राफ का पेज लेके आ गए हैं। इस पेज में हम देखने वाले हैं कि ये -2, -4 कौन से स्थान पर हमें देखने को मिलेगा। तो वो स्थान हम देख के पहचान लेंगे कि किस प्रकार के चतुर्थांश में है।
तो यहाँ देखिए अक्स से -2 और y से 4 के सीध में बिंदु यहाँ पे नजर आएगा। तो इस बिंदु का नाम जो है, यहाँ जो बिंदु बन रहा है वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में बन रहा है? सेकंड चतुर्थांश में बन रहा है। सेकंड चतुर्थांश में आया जो कि बिंदु यहाँ होने वाला है। अब 3, -1 की स्थिति देखें तो अक्स के 3 और y के -1 के सीध में देखें तो ये जो बिंदु यहाँ आने वाला है ये बिंदु फोर्थ चतुर्थांश में आने वाला है, चौथे चतुर्थांश का ये बिंदु होगा। तो इस बिंदु, इस निर्देशांक की स्थिति हो जाएगी चतुर्थ चतुर्थांश या चौथा चतुर्थांश। अब -1, 0, -1 यहाँ पे अक्स का ये -1 और y का 0 इस अक्षांश पे ही होता है। तो इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा कि ये बिंदु अक्ष अक्ष पर स्थित होगा। ये जो बिंदु है -1, 0 वाला ये अक्ष अक्ष पर स्थित होगा। इसकी स्थिति बतानी थी कि कहाँ स्थित है, और हम कार्तीय तल बना के निर्धारित भी, सत्यापित भी कर रहे हैं कि ये अक्ष अक्ष पर हमें दिख भी रहा है। 1, 2 यहाँ अक्ष से 1 के सीध में और y से 2 के सीध में 1, 2 बिंदु यहाँ हमें जो नजर आ रहा है वो कौन से चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में नजर आ रहा है। ये बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। अब देखिए जो कि 1, 2 पर है। अगला है -3, -5, दोनों ही माइनस वाले जो बिंदु है वो इस चतुर्थांश में, यहाँ पे -3 अक्ष अक्ष का और -5 y अक्ष का होगा। ये बिंदु ये तृतीय चतुर्थांश में होने वाला है। इस प्रकार से हमने ये उत्तर लिखने के बाद इस प्रकार का आप स्केल की सहायता से कार्तीय तल बनाओगे और इन अक्षांशों पर संख्या रेखाओं से अंकों को देखकर पहले अंक तो अक्ष अक्षांश का और दूसरा अंक y अक्षांश का देख के आप इन बिंदुओं को आप दर्शा के पता कर सकते हो कि ये कौन से चतुर्थांश में आ रहे हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे सीखा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। इससे पहले अगर आपने इस क्लास को पूरा अभी तक यहाँ से रेगुलर देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए सच में ही उपयोगी है, तभी आपने यहाँ तक इस क्लास को देखा है। आपका भी ये कर्तव्य है कि इस प्रकार की क्लासें अगर आपको कुछ फायदेमंद नजर आ रही है तो आप भी आपके अपने छोटे से प्रत्युत्तर के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना अपना दायित्व समझें और जैसा आपको लग रहा है वैसे कमेंट करके हमें उत्साहित करने का कष्ट करें। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया है कि अक्ष अक्षांशों से अक्षों पर दूरी का अध्ययन एक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। इस प्रकार की सारणी हमें किताब में मिल रही है। इस प्रकार की सारणी को ग्राफ पेपर में बनाने के लिए हमें इस प्रकार से एक ग्राफ बनाना होगा स्केल की सहायता से। ये ग्राफ अक्षांशों से बना हुआ, ये y अक्ष है और ये जो क्षैतिज है ये x अक्ष है। इस पर संख्या रेखाएं बनी हुई है। सबसे पहले हमें -2 और 8 को दर्शाना है। तो x अक्ष का -2 यहाँ है और y का 8 यहाँ है। तो यहाँ पे ये बिंदु, पहला जो बिंदु है वो यहाँ से -2 से 8 के सीध में यहाँ होने वाला है। दूसरा है -1 अक्ष का है और 7 y का है। तो -1 इस तरफ है और 7 y का इस तरफ है। तो ये जो बिंदु है वो यहाँ से यहाँ तक होने वाला है। यहाँ कोई बिंदु आएगा। अब अगला है 0, -1.25। तो 0 तो हो जाएगा, x अक्ष का 0 तो इस लाइन पे ही होता है और 1.25 लगभग यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु निर्धारित होने वाला है 1.2525 और 1,3 यानी 1 तो अक्ष का और 3 y का ये बिंदु यहाँ पे हमें नजर आने वाला है। और 3, -1 अक्ष का 3 और y का -1 यहाँ से ये बिंदु यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये देखिए, ये इतना हम समझ लेने के बाद इसी पैनल पे लेके आ रहे हैं ये बिंदुओं को दर्शाए हुए ग्राफ को। जैसे मान लीजिए हमने अभी जो पढ़ा ये इस प्रकार से आपने दर्शा के कॉपी में नोट करके आपको रखना है और अगर प्रश्न परीक्षा में आए तो उसको इस प्रकार से आपको उत्तर के तौर पर करके बताना है। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली के तीनों हिस्सों को यानी 3.1, 3.2 और 3.3 को पूरा पढ़ लिया है, फिनिश कर लिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास को पूरा देखा। और अगर किसी प्रकार की सामग्री आपको अच्छी लग रही है तो अपनी नोट कॉपी में इसको उतार के रखना है
और क्योंकि वो भविष्य में आप इसका रिवाइजन करेंगे तो आपको उपयोगी सिद्ध होने वाली है। किसी प्रकार की अगर आंशिक गलती हुई है उसके लिए क्षमा, और जो आपको बातें अच्छी लगी उसके लिए आपका जो आभार है वो। और चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिए होंगे, अगर नहीं किया तो दोबारा चेक कर लीजिए। स्पेशली थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट क्लास। शुक्रिया, थैंक्स।